और मैं इसको ऐसे देखता हूँ। राजीव, लोहे पर जब चोट करनी चाहिए, यानी जब आयरन हॉट है, और तभी वही काम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या एक पूरी की पूरी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब पूरा का पूरा चुनाव क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कंट्रोल में है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। राहुल गांधी, अभी चर्चा हम कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, राहुल ने कसी कमर, बीजेपी की बढ़ी टेंशन। 3 राज्यों की बात करते करते चौथे राज्य में पहुंच जाते हैं, तेलंगाना, और उसके बाद अब तेलंगाना से इधर और थोड़ा दूर नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं और वहां मिजोरम पहुंच रहे हैं 2 दिन तक। युवाओं में बड़ी, कहा जा रहा है कि राहुल को लेकर के बड़ी चाहत है। और राकेश पाठक जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी जुड़ जाएंगे, तो उनके पास जैसे आते हैं तो उनके पास आता हूं। लेकिन इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। जरा राहुल गांधी बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं, जरा बताइए कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या सचमुच अब ये कमर कस ली गई है कि 5-0 से ही हरा के दम लेना है? ये शब्द तो खुद राहुल के थे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद 9 तारीख की थी, 9 अक्टूबर को। आज 13 है, 4 दिन पहले एआईसीसी में राहुल ने कहा कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। इतनी बड़ी बात राहुल कभी कहते नहीं हैं, और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि राहुल ने अपने दोनों तरफ बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को दिखाकर कहा। सबसे खास बात तो ये थी कि राहुल अपने साथ मुख्यमंत्री लेकर आए, कभी लेके नहीं आते। उन्होंने चारों मुख्यमंत्री को बिठाया, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और फिर कहा कि देखिए 4 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के और उनमें से 3 ओबीसी हैं, साथ ही का बीजेपी के 10 हैं और उसमें से 1 ओबीसी है, और वो भी जाने वाले। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बता रहा है कि राहुल जो है राजनीति को अपनी पिच पर ले आए। अब राजनीति जो होगी वो मोदी जी की पिच पे नहीं होने वाली है, और इसीलिए जो मोदी जी हैं, जो 3 प्रमुख राज्य हैं उत्तर भारत के, जिसे हम कहते हैं हिंदी बेल्ट, वहाँ पे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो तीनों राज्यों के जो 3 बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन तीनों को किनारे कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी में ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसको बीजेपी के लोग अभी चुपचाप देख रहे हैं, मगर इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही थी, वो गंगा तट पे बैठकर लहरें गिन रहे थे। उसके दूसरे दिन गए थे, उसके दूसरे दिन वही उसी समय चुनाव की घोषणा के बाद तो आदमी हिलता नहीं है। चुनाव की घोषणा के बाद तो आदमी हिलता नहीं है। बिल्कुल। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जो सबसे बड़ी नेता है वहाँ पे, उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। और सबसे मज़ेदार बात यह कि 2 ही मुख्यमंत्री हुए हैं राजस्थान में बीजेपी के, एक वसुंधरा राजे जो भी हैं, दूसरे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जी की एक ही लड़की थी, एक ही संतान है मतलब उनकी, रतन कंवर जी। तो रतन कंवर जी के जो पति हैं राजवी जी, नरपत सिंह राजवी, वो अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं विद्याधर नगर से, और उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बदले दिया कुमारी को टिकट दे दिया। तो आप देखिए कि मोदी जी तीनों राज्यों में, वहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, तो तीनों राज्यों के अंदर जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। राहुल इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन राहुल अपने राज्य के नेताओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ वो भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, और अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी वो भी जा रहे हैं। तो इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो देखने की बात है, कि क्या कांग्रेस 2018 का इतिहास दोहरा पाएगी। 2018 में राहुल गांधी खुद अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और जिस मध्य प्रदेश में विश्वासघात की वजह से सरकार चली गई, वहाँ पे आज विश्वासघात करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, और उसमें से कहा जा रहा है कि 2 या 3 भी अगर बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और वो 2 या 3 जो जीतेगी भी, वो शायद सिंधिया के आदमी नहीं होंगे, वो बीजेपी के पुराने लोग होंगे। सिंधिया के 4 लोगों को अभी टिकट नहीं दिया है वहाँ से, और दूसरे लोगों को दे दिया है जो सिंधिया के साथ बगावत करके गए थे। खुद सिंधिया को ये कहना पड़ रहा है कि मैंने कब कहा कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है।
स्थिति जो है इन 3 राज्यों में तो बहुत गंभीर है ही, इसके साथ जो आप कह रहे थे तेलंगाना में, वहां और ज्यादा गंभीर है। वहां और ज्यादा गंभीर इसलिए है कि इन 3 राज्यों में तो 18 में जीती थी कांग्रेस, लेकिन तेलंगाना में उसका जीतना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके जरिए वो वापस दक्षिण में अपनी जगह बनाएगी। दक्षिण का नाम अभी प्रधानमंत्री ने इसीलिए लिया जातिगत जनगणना के संदर्भ में। तो क्या दक्षिण की आबादी कम है तो क्या उससे कुछ नहीं मिलेगा? ये प्रधानमंत्री की शब्द है। तो दक्षिण में इसके कहने से तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन राहुल की ये कोशिश जो है वापस जो है उनको तेलंगाना में जिंदा कर देगी, क्योंकि ये तेलंगाना राहुल ने या सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने ही बनाया था। और एक बात हम इस पे कहेंगे आपको, मिजोरम पे चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो मिजोरम है ये बिल्कुल मणिपुर से लगा हुआ है, 95 किलोमीटर लंबी सीमा है, साथ साथ लगी हुई है ये। और अभी वहाँ पे करीब 8 से लेके 10,000 शरणार्थी मणिपुर का वहाँ रह रहा है, मिजोरम में। इसीलिए मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल मणिपुर होके आए मतलब मिजोरम होके आए थे, और राहुल अभी फिर मिजोरम जाएंगे मतलब मणिपुर गए थे, वो एक ही चीज है। तो इस उत्तर पूर्व से राहुल का ये मैसेज जो है केवल वहीं तक नहीं रुकेगा, ये पूरे उत्तर पूर्व में जाने वाला है और उसके साथ पूरे देश में आने वाला है कि उत्तर पूर्व के लोगों, तुम्हारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, राहुल खड़े हुए हैं। खड़ा होना किसको चाहिए था? जिनकी वहां सरकार है, जिनकी सरकार है देश में, वहां जी बिल्कुल दोनों जगह डबल इंजन कहते हैं। लेकिन मणिपुर की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज वहां पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और इसी तरह मिजोरम की हालत है। तो ये जो राहुल का मैसेज है, जो आप कह रहे हैं कि राहुल ने कसी कमर, तो बहुत सही कहा है कि राहुल ने पहली बार बाकायदा कमर कस ली है और अब वो दम लेने को तैयार नहीं है। वो लगातार अगर दिल्ली में हैं तो नेताओं से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और नहीं है तो किसी राज्य में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी राज्य में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से डॉक्टर राकेश पाठक जी। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों की बात तो करते करते अब राहुल गांधी तेलंगाना और मिजोरम की बात, और वहां भी जीतने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के कदम जहां जहां पड़ रहे हैं वहां से जीत निकल के आ रही है। उदाहरण, पहला एग्जाम्पल कर्नाटक, दूसरा एग्जाम्पल अभी लद्दाख का चुनाव। और देखिए, अब चूंकि आप जिस जगह पहुंच गए हैं वहां से भी राहुल गांधी की पदयात्रा निकली थी। शायद अगर मैं सही हूं तो आप इस वक्त इंदौर में हैं, और इंदौर से भी पदयात्रा निकली थी। तो उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां क्या कुछ उद्धार होने जा रहा है। जी राजीव जी, मैं लगातार आप लोगों की पूरी परिचर्चा सुनते हुए चला आ रहा था, और अब मेरे उत्तर देने की बारी है। तो मैं क्रमशः बिंदुवार सभी मुद्दों पर आता हूं। सबसे पहले शकील साहब, आपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया उसे मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूं। वो आपने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूं इस घटनाक्रम को कि कल वे भोपाल में थे, बीजेपी की एक बैठक में थे। उसके बाद आज भोपाल के बड़े अखबारों में पहले पेज पर खबर छपी है कि सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से अपनी असहमति दर्ज कराई। उसके बाद उनके दिल्ली स्थित कार्यालय को खंडन करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हमने नहीं मना किया चुनाव लड़ने से। इसके पीछे असली बात जो मैं देख रहा हूं, तस्वीर का दूसरा पहलू, वो ये है कि उन्हें टिकट मिल रहा है और वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे 2019 की हार से इस कदर भयभीत हैं कि वे अब विधानसभा चुनाव में वो जोखिम नहीं लेना चाहते कि जिस संसदीय सीट पर गुना शिवपुरी में सिंधिया परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं हारा, वहां से वे 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए लोकसभा का। और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने वहां दिया जाए या ग्वालियर में किसी सीट से, तो यह बहुत रिस्की गेम होगा उनके लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं सिंधिया राजघराने में 3 ही लोग चुनाव हारे हैं। वसुंधरा राजे दतिया भिंड संसदीय सीट से, राजमाता जी रायबरेली से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से। तो मेरा सबमिशन यह है, पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है, इस बात से वे भयभीत है। आला कमान का कोई दबाव होगा, इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि मैंने नहीं मना किया चुनाव लड़ने से, मैं तो तैयार हूं। अब राहुल गांधी और वर्तमान परिदृश्य पर राजीव जी आते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को गठित कर रहे हैं, उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि सत्ता की लड़ाई में वे अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सोनिया गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये सीताराम केसरी वाली कांग्रेस नहीं है। अब ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। राहुल गांधी की जो नीयत है, उनका जो लक्ष्य है, वो कांग्रेस के उस अखिल भारतीय स्वरूप को पुनर्स्थापित करने का है जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की मौजूदगी हुआ करती थी, जिसमें कि उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कांग्रेस होती थी, धीरे धीरे वहां से साफ हो गई। जहां थोड़ा बहुत जीते भी, वहां दल बदल करा के ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी तरफ मिलाकर सरकारें बना ली या खुद उसमें शामिल हो गए। जैसे अभी कुछ महीने पहले एक चुनाव में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और चुनाव परिणाम निकलने के 5 बजे उन्होंने ट्वीट कर दिया और उस मुख्यमंत्री, देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में वे स्वयं शामिल हुए। कुल मिलाकर राहुल गांधी की लड़ाई मिजोरम से तेलंगाना तक और हिंदी राज्यों में अपनी पार्टी की जीत के साथ साथ, यहां अगर जीत नहीं भी हो सकती तो मौजूदगी जताने की है। संजय जी ने अभी कहा था कि लोग मान लेते थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी में राजनीतिक समझ नहीं थी या वे होल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। वे सारे धब्बे, वे सारे दाग राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए धो दिए। वे तब भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 1000 गुना काबिल थे जब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके उन्हें पप्पू साबित किया जा रहा था। वे आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 10,000 गुना ज्यादा काबिल हैं। वे पढ़े लिखे हैं, वे दूरदृष्टा हैं। मैं एक पत्रकार और भारत के आम नागरिक के नाते सोचता हूं कि जो व्यक्ति अपने समय और समाज की नब्ज पर हाथ रखकर समय से पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए आगाह कर देता है, वो कम से कम उस प्रधानमंत्री से तो बेहद योग्य है जिसे विदेश नीति का क ख नहीं मालूम, जिसे ये नहीं मालूम कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया था, वे विदेश मंत्री थे, हमारे आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा होगा कि अब आपकी पार्टी की विदेश नीति क्या होगी, तो अटल जी ने कहा था विदेश नीति बच्चों का खेल नहीं होती। हमारी विदेश नीति वही होगी जो पंडित नेहरू की थी, हमारी विदेश नीति वही होगी जो लाल बहादुर शास्त्री की थी या इंदिरा गांधी की थी। पर नरेंद्र मोदी नहीं जानते विदेश नीति का वह क्या होता है, इसलिए वे फौरन से पेशतर इस्लामोफोबिया के बुखार में डूबे हुए देश को एक ट्वीट परोस देते हैं। और प्रशांत जी ने भी लिखा था, आज मैंने उसमें से कुछ उठाकर फेसबुक ट्विटर पर लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री के विचार से, प्रधानमंत्री के स्टैंड से असहमत होते हुए उनका ही विदेश मंत्रालय उसके खिलाफ बयान दे रहा है। चुनाव पर फिर लौटते हैं। मैं जिस राज्य में हूं, अभी मैं 200-250 किलोमीटर यात्रा करके आया हूं, रुकता रुकाता लोगों से बात करते आता हूं। जो चुनावी परिदृश्य, अगर हम उसे सैंपल मान लें मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी सीमावर्ती राज्य है मध्य प्रदेश के, आबो हवा लगभग एक सी चलती है जो 2018 में भी चली थी। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में पिछड़ गई है, लेकिन बाकी जो रणनीतिक तैयारी है कांग्रेस की, वो उस दिन से चल रही है 20 मार्च 2020 से, जिस दिन कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। उस दिन से लेकर कमलनाथ ने डेरा डाल रखा है मध्य प्रदेश में। हम जैसे पत्रकारों ने उस दिन उनसे पूछा था इस्तीफे वाले दिन कि अब आप दिल्ली चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब कमलनाथ ने कहा था मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, और ये बात उन्होंने अपनी पार्टी के आला कमान को भी बता दी थी, और सचमुच कमलनाथ ने 3 साल मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा। इसका नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि अपने साथ साथ सांसद लड़ा रही है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनके सबसे चमकते दमकते चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। आप कल्पना करके देखिए कि ग्वालियर दक्षिण में प्रवीण पाठक जो पहली बार के विधायक है, सतीश सिकरवार ग्वालियर पूर्व में जो पहली बार के विधायक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो कैसा परिदृश्य बनेगा। ये दिए और तूफान की, राजा और रंग की लड़ाई होगी। ये बहुत खतरनाक खाई में धकेलने की कोशिश पार्टी के लोग कर रहे हैं उन्हें। मैं अगर उनके शुभचिंतक के रूप में अगर सोचूं तो मेरी राय तो ये होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस इस वक्त एक आलोड़न की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसकी बात आपने शुरुआत में कही थी, आप सब प्रबुद्ध जनों ने उस पर बात की है, ओबीसी। ये इस जोखिम, इस खतरे के बावजूद
इस ब्रह्मास्त्र को राहुल गांधी और कांग्रेस ने छोड़ा है चुनावी समर के समय में कि 15% सवर्ण मध्यम वर्ग